नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश। आवाज़ उत्तर प्रदेश में बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरों की। चुनाव आते ही लोगों का एक दूसरे की पार्टी में जाने का कारवां शुरू हो गया है। इसी क्रम में कैसरगंज लोकसभा के बसपा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव ने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। चुनाव 2022 को लेकर राजनेताओं ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसी क्रम में कैसरगंज लोकसभा से बसपा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव उर्फ करेली बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी कार्यालय में इन्होंने अपनी सदस्यता ली। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार मुठभेड़ जारी है। जी हां, सीतापुर में भी एक ऐसा मामला सामने आया है। पुलिस मुठभेड़ में कृष्णावस्थी घायल हुए हैं, जिसमें राजधानी समेत कई जगहों पर उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सख्त होती नजर आ रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस मुठभेड़ में कृष्णावस्थी नाम के अपराधी को पुलिस ने घायल किया है। आपको बता दें कि संगीन धाराओं में इसके ऊपर लगातार मुकदमे हैं। फिलहाल 8 मुकदमों में ये वांछित भी चल रहा था, जिसको पुलिस मुठभेड़ में घायल किया गया है। फिलहाल कृष्णावस्थी अब प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में है। बेसिक शिक्षा विभाग पर 15 करोड़ का बिल बकाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं, जब कोई आम आदमी बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता तो विभाग द्वारा तमाम तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिले के सरकारी विभागों पर करोड़ों के बिजली का बिल बकाया होने के बावजूद सिर्फ कार्रवाई के नाम पर एक नोटिस ही दी जाती है। इसका नतीजा यह है कि बदायूं में अलग अलग विभागों पर करीब 40 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया हो गया, लेकिन आम आदमी को कोरोना काल में विद्युत बिल में कोई राहत नहीं दी गई, जबकि इसके विपरीत बेसिक शिक्षा विभाग सहित तमाम सरकारी दफ्तरों में खुलेआम जल रही है लाइट। बदायूं जिले में सरकार की कार्रवाई सिर्फ आम आदमियों पर ही लागू होती दिख रही है। बिजली विभाग आम लोगों के लिए बिजली बिल जमा न करने पर उनके खिलाफ कनेक्शन काटने, एफआईआर दर्ज कराने और आरसी कटाने की कार्रवाई तत्काल करता है। लेकिन सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपया बकाया होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ अधिकारी लेवल की वार्ता में इस निष्कर्ष निकलता है कि बातचीत हो रही है। इसी का नतीजा है कि जिले के प्रमुख विभागों में करोड़ों रुपया बिजली का बिल बकाया है, लेकिन इन विभागों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विद्युत विभाग के अधिकारी और अधिशासी अभियंता ने बताया कि जिले के प्रमुख विभागों पर करीब 40 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पर 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला जेल पर भी लाखों रुपए का बकाया है। इन सब विभागों को मिला करके अगर बात करें तो सिर्फ कार्रवाई के नाम पर इन्हें नोटिस देकर शासन में इसको जानकारी दी गई है। वहीं बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता YS राघव का कहना है कि किस किस विभाग पर कितना बताया है यह बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जनपद में सरकारी विभागों में लगभग 40 करोड़ रुपए का विद्युत बिल का भुगतान बकाया है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग सबसे ऊपर है, जिसका बकाया 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ये बाइफरकेट करना किस विभाग पे कितना है वो ज़रा टिपिकल चीज़ होगी, लेकिन कुल बकाया विद्युत वितरण मंडल बदायूं जो पूरा बदायूं डिस्ट्रिक्ट को देखता है उस पर तकरीबन 40 करोड़ रुपया बकाया है सरकारी विभागों पर, जिसमें से बेसिक शिक्षा अधिकारी ही ऐसे हैं जिनके ऊपर तकरीबन 15 करोड़ रुपया 15 से लेकर के 16 करोड़ रुपए के बीच में बकाया है। तो ये बकाया सर स्कूलों की है, जो स्कूलों में लाइट लगी हुई है? हाँ, ये सारा बकाया जितने प्राइवेट प्राथमिक उच्चतम माध्यमिक विद्यालय हैं जिले में, ये सब उन्हीं का बकाया है। सर, बिल वसूली के लिए आपके विभाग की तरफ से सर क्या प्रयास किए गए? हमारे विभाग की तरफ से प्रति माह शिक्षा विभाग को एक बिल का नोटिस बना करके दिया जाता है, कृपया ये बिल जमा करें, और वर्ष के अंत में भी इसी तरीके से एक नोटिस बना करके दिया जाता है, टोटल कंबाइंड करके, जिसकी एक प्रति शासन स्तर तक भेजी जाती है। बात करते हैं सैफई की। सैफई विश्वविद्यालय में नर्स पर बच्चा बदलने का आरोप लगा है। आपको बता दें, सैफई विश्वविद्यालय में नर्स पर बच्चा बदलने का आरोप गलत है। जांच में सैफई विश्वविद्यालय पर नर्स में बच्चा बदलने का आरोप गलत पाया गया है। जिस तरह की जांच की जा रही थी उसमें नर्स को क्लीन चिट मिली है। चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में पिछले दिनों डिलीवरी कराने आई प्रसूता संगीता कुमारी पत्नी धर्मेंद्र सिंह निवासी प्रताप
पुरथाना भोगांव जिला मैनपुरी के संबंधित द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत नर्स पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए प्रसूता एवं उसके परिवार वालों ने दिन भर हंगामा भी किया था। चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्राथमिक जांच में मामला झूठा निकला तथा बाद में भर्ती प्रसूता महिला के संबंधियों ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसे कुछ लोगों ने उकसाया था, जिसके बाद उसने झूठा आरोप लगाया था तथा ब्लड जांच में भी बच्ची उन्हीं की निकली। यह जानकारी विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आदेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार के किसी तरह के भ्रामक तथा विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने वाली संबंधित गलत शिकायत पर विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधित मरीज तथा तीमारदार पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगा। इस संबंध में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का विभागाध्यक्ष डॉक्टर कल्पना कुमारी ने बताया कि संबंधित मामले में प्रसूता संगीता कुमारी ने जिस तरह की शिकायत की थी, अब वो अपनी शिकायत से मुकर रही हैं। बात करते हैं सिद्धार्थनगर के। सिद्धार्थनगर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस इन पर अंकुश लगाने के में नाकाम भी नजर आ रही है। बीते 15 दिनों के अंदर मारपीट की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ताज़ा मामला सिद्धार्थनगर जिले के मिसौलिया थाना क्षेत्र के सिहोनिया मंडी का है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक को सरिये से बुरी तरीके से पिटाई कर दी है। सिद्धार्थनगर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है। बीते 15 दिनों के अंदर मारपीट की कई बड़ी घटनाएं भी हो चुकी हैं। ताज़ा मामला सिद्धार्थनगर जिले के मिसौलिया थाना क्षेत्र के सिहुनिया मंडी का है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक की सरिये से बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिसमें 2 व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गए। आपको बता दें, यह विवाद एक बुलेट गाड़ी के लेन देन को लेकर हुआ है। पीड़ित का आरोप है कि उसने अपने गाँव मिठौआ से सेनहुआ में एक व्यक्ति से अपने बुलेट गाड़ी बेचा था। जब वह पैसा लेने गांव में गया तो उसके सर पर सरिये से वार कर गाड़ी व पैसे भी छीन लिया गया और उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई, जिसके बाद वो पूरी तरीके से दबा और सहमा हुआ है। दबंगों ने प्लानिंग के साथ दर्जनों आदमियों को इकट्ठा कर रखा था, जिसके बाद अचानक उसके ऊपर हमला बोल दिया गया। बीच बचाव करने आए बहनों को भी दबंगों ने जमकर मांगा है। पीड़ित स्थानीय थाना मिसौलिया में इसकी शिकायत की है और तहरीर दी है। वहीं स्थानीय पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बात कही है। दूसरे दिन में इटावा जनता इंटर कॉलेज में नहीं हो रहा प्रशासन की गाइडलाइन का अनुपालन। आखिर इटावा प्रशासन कब करेगा कार्रवाई? इटावा के बकेश्वर कस्बे में स्थित जनता इंटर कॉलेज में दूसरे दिन भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनता इंटर कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले अध्यापक भी बिना मास्क के स्कूल परिसर में घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि इटावा के प्रशासन के ऊपर मीडिया की खबर चलाने के बावजूद दूसरे दिन भी स्कूल परिसर में क्यों नहीं प्रशासन की गाइडलाइन का अनुपालन हो रहा है। ताज़ा मामला कानपुर से है। मीडिया को जानकारी देने आए दरोगा का ऑडियो वायरल होने से बौखलाई है पनकी पुलिस, और पनकी पुलिस की दबंगई एक बार फिर से सामने आई है। युवक को 3rd डिग्री से यातनाएं दी हैं, जिस पर शरीर से चोट के निशान है। चोरी की शिकायत पर खिसियानी पुलिस ने युवक को बुलाकर जमकर पीटा है। कानपुर में एक बार फिर से एक खबर सामने आई है, जिसमें पनकी पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। मीडिया को जानकारी देने और दरोगा का ऑडियो वायरल करने से बौखलाई पनकी पुलिस ने युवक को 3rd डिग्री दी है। मारा सर, पनकी एसओ ने मुझको बहुत मारा, कहा कि तुमको गुंडा बना के छोड़ेंगे। इतना मारा, ये देखिए चोटों के निशान, बहुत मारा है। चिमटियों से बाल उखाड़े, कहते हैं तुझको गुंडा माफिया बना के छोड़ूंगा और तुझको तेरे चाचा को झूठे मुकदमे में फांसूंगा, और तेरे जितने दोस्त हैं सबको झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा। तू गुंडा बनेगा ना, तू मीडियाबाजी करवाएगा, तू मीडिया का वायरल करवाएगा ना, तुझको रुक, तू चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल करवाएगा ना, तू मेरा करवा दिखा, तुझे औकात हो तो। कौन मीडिया वाला इतना बड़ा नेता बन गया जो मेरा वीडियो वायरल करेगा? मैं कोई नेता नहीं चलने दूंगा किसी की, जब तक मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ। उन्होंने कुर्सी का धौस दबाया। सर, मेरा विनम्र निवेदन यही है कि तत्काल प्रभाव इनको निलंबित किया जाए। अगर ऐसे आदमी अगर इस कुर्सी में बैठेंगे तो कभी कोई न्याय, किसी इंसान को न्याय नहीं मिल पाएगा। मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कानपुर एसपी, डीजे साहब, हर उच्च अधिकारी से यही विनम्र निवेदन है कि इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। नहीं, मैं 48 घंटे देता हूँ सभी अधिकारियों को, नहीं मैं जहर खा के सुसाइड कर लूंगा। अभी तक किसी अधिकारी के पास आप गए हो? नहीं, मेरी आज सीओ साहब से बात हुई है अभी शाम को, क्योंकि मुझको ये पता चला था कि एसपी साहब का एक वीडियो आया था कि उसकी जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर लगता है, तो मैंने उनको आज कॉल की थी उनके एसओजी नंबर पे। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने बताया था कि सर मुझको बहुत टॉर्चर किया, और जब भी मेरा कोई आपराधिक इतिहास ना होने के बाद भी आज मेरा 151 में चालान किया है।
आज से मतलब मुझको आज से अपराधी बनाने की कोशिश कर दी। इनके जैसे लोग ही विकास दुबे जैसे लोगों को अपराधी संरक्षण देते हैं, फिर अपराधी बना के अपराधी बना देते हैं। ऐसे विकास सर पंकी एसओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। अगर अपराध में अंकुश लगाना है तो मेरा सभी उच्च अधिकारियों से यही विनम्र निवेदन है, अगर अपराध में अंकुश लगाना है तो पंकी एसओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। मारा सर पंकी एसओ ने मुझको बहुत मारा, कहा कि तुमको गुंडा बना के छोड़ेंगे, इतना मारा, ये देखिए चोटों के निशान, बहुत मारा है, चिमटियों से बाल उखाड़े, कहते हैं तुझको गुंडा माफिया बना के छोड़ूंगा और तुझको तेरे चाचा को झूठे मुकदमे में फांसूंगा और तेरे जितने दोस्त हैं सबको झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा। तू गुंडा बनेगा ना, तू मीडियाबाजी करवाएगा, तू मीडिया से वायरल करवाएगा ना, तुझको रुक तू चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल करवाएगा ना, तू मेरा करवा दिखा, तुझे औकात हो तो कौन मीडिया वाला इतना बड़ा नेता बन गया जो मेरा वीडियो वायरल करेगा। मैं कोई नेता नहीं चलने दूंगा किसी की, जब तक मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ। उन्होंने कुर्सी का धौस दबाया। सर मेरा विनम्र निवेदन यही है कि तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित किया जाए। अगर ऐसे आदमी अगर इस कुर्सी में बैठेंगे तो कभी कोई न्याय, किसी इंसान को न्याय नहीं मिल पाएगा। मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कानपुर एसपी, डीजे साहब, हर उच्च अधिकारी से यही विनम्र निवेदन है कि इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। नहीं मैं 48 घंटे देता हूँ सभी अधिकारियों को, नहीं मैं जहर खा के सुसाइड कर लूंगा। अभी तक किसी अधिकारी के पास आप गए हो? नहीं मेरी आज सीओ साहब से बात हुई है अभी शाम को, क्योंकि मुझको ये पता चला था कि एसपी साहब का एक वीडियो आया था कि उसकी जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर लगता है, तो मैंने उनको आज कॉल की थी उनके सूजी नंबर पे, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने बताया था कि सर मुझको बहुत टॉर्चर किया और जब भी मेरा कोई आपराधिक इतिहास ना होने के बाद भी आज मेरा 151 में चालान किया है। आज से मतलब मुझको आज से अपराधी बनाने की कोशिश कर दी। इनके जैसे लोग ही विकास दुबे जैसे लोगों को अपराधी संरक्षण देते हैं, फिर अपराधी बना के अपराधी बना देते हैं। ऐसे विकास सर पंकी एसओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। अगर अपराध में अंकुश लगाना है तो मेरा सभी उच्च अधिकारियों से यही विनम्र निवेदन है, अगर अपराध में अंकुश लगाना है तो पंकी एसओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। जनपद कानपुर नगर में कल के डेट में कुछ सब इंस्पेक्टर के अभद्र व्यवहार के संबंध में, धमकी देने के संबंध में, मास्क न पहनने की वजह से पीटने के संबंध में तमाम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चल रहा है, जिसमें एक काकादेव के सब इंस्पेक्टर है, एक चौकी इंचार्ज सनी गवाह है और एक सब इंस्पेक्टर पंकी थाने का है। इन तीनों के अभद्र व्यवहार एवं गलत भाषा प्रयोग करने के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकारियों से जांच करके रिपोर्ट मंगवा रहा हूं। जो भी जांच आके आएगा उसके एवज में तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पुलिस वालों को पब्लिक से अभद्र व्यवहार करने का इजाज़त बिल्कुल नहीं है। जो कोई भी गलत काम करते हुए भी, गलत भाषा का प्रयोग करते हुए भी, गलत व्यवहार करते हुए भी जो सामने आएंगे, जो प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरा पुलिस ऑफिसर से, पुलिस कांस्टेबल से भी यही अपील है और यही निर्देश है कि आगे कोई भी इस तरह से सामने आएगा मामला, कठोर कार्रवाई की जाएगी। इटावा में समाजवादी पार्टी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बाकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम अहेरीपुर में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ की गई मारपीट को लेकर सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव सहित कई सपा नेता कस्बे में पहुंचे और उन्होंने पुलिस के कृत्य की निंदा भी की है। समाजवादी पार्टी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बाकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम अहेरीपुर में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ की गई मारपीट को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव सहित कई नेता कस्बे में पहुंचे, उन्होंने पुलिस के कृत्य पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार पर घटना में शामिल है। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और अगर जरूरत पड़े तो सड़क से संसद तक वो अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। इटावा कोरोना काल में जिला प्रशासन द्वारा 2 साइड बाजार खोलने के ट्रायल का निरीक्षण करने स्वयं बाजार में निकले जिलाधिकारी जेबी सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपतियार। नया शहर चौकी इलाके साबितगंज में दुकानों द्वारा अतिक्रमण से बेहद नाराज दिखे जिलाधिकारी महोदय। नया शहर चौकी से थोड़ी दूर बीच पर सड़क पर खड़ी 4 पहिया वाहन का स्वयं डीएम ने चालान किया। बाजार में भीड़ को देखकर कहा व्यापार मंडल नहीं कर रहा है सहयोग, सिर्फ हो रही है हवाई बातें। आगे
दो साइड बाजार खोलने को लेकर शाम तक लिया जाएगा निर्णय। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि वह स्वयं चाहते हैं कि त्यौहार के समय व्यापारियों का आर्थिक नुकसान न हो, इसलिए प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। शहर में आप निकले हैं, पहले सड़कों को मायना किया है, अतिक्रमण को लेकर के क्या नज़ारा शहर? नहीं, ऐसा है कि काफ़ी जगह तो व्यवस्था ठीक दिखी, लोगों ने स्वयं भी मास्क भी पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं और जहाँ पे सड़कें चौड़ी हैं वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ पर सड़कें पतली हैं वहाँ पर इन लोगों ने दुकान के आगे भी सामान रखा हुआ है, जिस पर सबको निर्देशित किया गया है। और अभी मैं इसका अभियान चलाऊँगा, कोई भी नाली के ऊपर न कोई दुकान का सामान रखेगा न उस पर कब्जा करेगा। और कोशिश ये हो रही है कि कुछ सड़कों को वन वे भी कर दिया जाए, जिससे बड़ी गाड़ियाँ अंदर नहीं प्रवेश करेंगी, तो थोड़ा भीड़ भाड़ कम होगी और इस महामारी से हम लोग मुक्ति पा सकेंगे। आप सड़कों पे निकले, कोई खास वजह सर आप आज सड़कों पे निकले, त्यौहार आने वाले हैं? नहीं, हमने 2 दिन के लिए एक्सपेरिमेंटल दोनों तरफ की शॉप्स खोली थी और व्यापार मंडल के लोगों ने हमको आश्वासन दिया था कि हम स्वयं इस चीज़ को करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से व्यापार मंडल के लोग बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं आज खुद ही देखने के लिए निकला था और शाम तक देखता हूँ, कल अगर खोलने का निर्णय लेता हूँ तो लूँगा। कल का जो भी आज शाम तक इस पर निर्णय लूँगा, लेकिन यही कि मैं चाहता हूँ सभी आर्थिक गतिविधियाँ चलें, त्यौहार है, लोग अपनी दुकानें खोलें, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। बात करते हैं सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर में आज सुबह बदमाशों ने पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर में आज सुबह बदमाशों ने पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। इस पूरी घटना के पीछे पुलिस की हीला हवाली नजर आ रही है, क्योंकि मृतक द्वारा आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मन बढ़ बदमाशों ने आज हत्या जैसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल ये मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर रायपट्टी गांव का है, जहां इसी गांव में रहने वाले हरिप्रसाद जायसवाल का गांव है और कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिस पर हरिप्रसाद की मां कैलासा देवी द्वारा गांव के ही राम सहाय, जयमंगल, राजमंगल, अंकित, अंबे सहित कई लोगों की लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, होली के त्यौहार में भी विवाद के चलते एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और जिसका प्रमाण ये है कि आज उसकी हत्या कर दी गई। घटना हाँ, वो पे लगा पे दुआरे सनी साहेब कुल्ला करे नहीं करें कुल्ला करे सब खदेड़ लेन साहेब। हम 5 गोहाल लगावत आवत है। खदेरे में कितना आदमी रहा? हम लगभग 10 आदमी 20 आदमी रहे हैं। 20 आदमी ना रहे, 10-12 आदमी रहे। 10-12 आदमी। पुरान कौन रंजिश? अब है होली के भर आ जौन होली के तोरे घरे तोड़ फोड़ के रहे। हमार घर एकदम बंदूक लेके दौड़ा तब क्यों तागे रहन, भाग लेहन है के भाग लेन सबको तब क्यों तागे रहन है के FIR के रहू। FIR के रहे, पैसा खाए खाए बैठ जात रहन, कोनो सुनवाई ना करत रहन है के पैसा खाए खाए बैठ जात रहन, कोनो सुनवाई ना होत रहा है के डांट के भगावत है। हमरे सबके दुआरे कहियो पुलिस ना आए बाटे, जात रहन डांट के भगावत रहन। SP साहब, दरोगा साहब सब डांट भगा देत रहन हमरे सब। आप जे मरा हरिप्रसाद है उनकर महतारी है? हाँ, वो पत्नी है। हाँ, अच्छा, हरिप्रसाद के लड़कियां? 2 एक बिटिया एक बेटवा। ना बताए थे। अंजलि जायसवाल, आयुष जायसवाल। आज की घटना के बारे में क्या कहना है? आज सुबह 6:30 बजे लगभग पहाड़पुर का लड़का था, एक हरिप्रसाद सनफ स्वर्गीय रामभद्र जायसवाल, ये शौच के लिए गांव से बाहर आया था। तो एक पुरानी झगड़ा होने को लेकर के राम सहाय और उसके परिवार के लोगों ने 3 जयमंगल, राजमंगल इनको दौड़ाया। वो अपने जान बचाने के लिए गया चीनी मिल में, राइस मिल में, और इनके द्वारा वहाँ उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। परिजन बता रहे हैं ये घटना पहले पुरानी रंजिश, कोई मुकदमा भी लिखा गया है? हाँ, होली पे एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें विधिक कार्रवाई करते हुए चार्जशीट किया गया है, जिसमें FIR प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी परिजनों को बार बार बीच बीच में धमकी मिलती रहती, ये भी है? नहीं, ऐसा संज्ञान नहीं आया है। अच्छा। अगर चीज़ें हैं, बाकी जो इस कार्रवाई को लेकर के FIR प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की। तो आज कितने लोगों को नामजद किया गया इसमें भी? अभी तहरीर मिली नहीं है, तहरीर मिलेगी फिर आपको बताएंगे सारी डिटेल। धन्यवाद। कानपुर में नशेबाजी का विरोध करने पर बेटे ने अपनी मां की पत्थर से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के कुराव गांव में एक युवक ने अपनी मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया।
नशे में धुत युवक ने मामूली विवाद पर मां के सिर पर ईंट पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गांव में छिपे हत्या आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गांव में रहने वाला 26 वर्षीय विजय प्रताप शराब पीने का आदी था। बुधवार शाम शराब के नशे में घर आया और उसने मां से कहासुनी की। उसके बाद नशे में धुत विजय ने 50 वर्षीय सुनीता पर ईंट से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही सुनीता की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों की तरह कानपुर में भी कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा रजनीश कुमार दुबे आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर मेडिकल कॉलेज में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों की तरह कानपुर में भी कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए अपर प्रमुख सचिव चिकित्सा रजनीश दुबे आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कानपुर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना से जंग जीतने की रणनीति तैयार की, साथ ही कानपुर में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाए जाने की भी बात की। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, उसमें भी सभी लोगों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। 100 अस्पतालों में कोल्ड एम्बुलेंस दी जा रही है, जिसमें मरीजों को स्कूल टेस्टिंग और रिफ्रेश चार्ज करते हुए मरीजों को भेजा जाएगा, ताकि वह जल्द से जल्दी रिकवर होकर मेडिकल कॉलेजों को इंसेंटिव केयर दी जा सके। अधिकारियों के सहयोग से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ऑक्सीजन थेरेपी में भी मदद मिलती है। और अन्य नगरों की तरह ये भी कोविड के संक्रमण में है, और यहाँ पर जो ओवरऑल सिस्टम है उसको सुधार किया गया है। एम्बुलेंसेस की संख्या आज से दोगुनी कर दी गई है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, वहाँ भी 4 डॉक्टर्स मॉर्निंग आफ्टरनून शिफ्ट में और 2 डॉक्टर्स रात में लगाए जा रहे हैं आज से। जो एक हमारे लगभग 100 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से रेफरल का और ट्रांसपोर्ट का एक साउंड सिस्टम डेवलप किया गया है। कल IMA के पदाधिकारियों के साथ बात हुई है और उनके 100 अस्पतालों के लिए 10 पूल्ड एम्बुलेंसेस वो दे रहे हैं, और उसमें मरीजों की क्विक टेस्टिंग और रेफरल विद केस शीट विद इन्वेस्टिगेशन चार्ट करते हुए L2 L3 मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा, तो मरीज़ जल्दी आ पाएंगे और जल्दी आने में जो है उनकी लाइफ को बचाने में मदद मिलती है। जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, हैलेट का पुराना मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जो इंटेंसिव केयर दी जा रही है उसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का नंबर बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पर ज़िला प्रशासन और मंडलायुक्त इनके सहयोग से 54 बाईपैप और 25 के आसपास जो हाई फ्लो नेज़ल कैनुला हैं वो और उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उससे ऑक्सीजन थेरेपी में मदद मिलती है। रेमडेसिविर जो नई दवा आई है उसके लिए भी बजट स्वीकृत कर दिया गया है, और जो यहाँ पर ऐसे गंभीर मरीज़ होंगे उनको रेमडेसिविर दवा, इसके 6 इंजेक्शन्स लगते हैं, वो भी निःशुल्क मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ तक सवाल है L2 हॉस्पिटल्स का, तो इसमें भी L2 हॉस्पिटल्स रामा मेडिकल कॉलेज है जिसमें 200 बेड हैं, इनकी क्षमता आज से बढ़ाकर 300 की। इसके अलावा 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भी संख्या बेड्स की बढ़ाई जा रही है। L2 में कांशीराम में 20 बेड बढ़ाए जा रहे हैं और उनमें 4-5 दिन के अंदर ऑक्सीजन लाइन लग जाएगी। इस प्रकार L2 हॉस्पिटल्स में भी बेड्स की संख्या 1.5 गुनी कर दी जा रही है। नई डिस्चार्ज पॉलिसी आ गई है, उससे मरीज जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हैं और होम आइसोलेशन में जा सकते हैं। तो अब बेड्स की कहीं कोई कमी नहीं है। L2 और L3 में हमारे पास सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं। जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं वो अपने घर में भी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, और वो जो सर्विलांस टीम है, कंट्रोल रूम है, उसको सूचित करते रहेंगे। उसके भी एक नियम और शर्तें शासनादेश में हैं। सर्विलांस बढ़ाया जा रहा है। स्टैंडर्ड 2Q एंटीजन जो है वो अब 50 किया जाएगा। जो मोबाइल टेस्टिंग यूनिट है हमारी, वो अभी केवल 1 मोबाइल टेस्टिंग यूनिट थी, इसको बढ़ा के 17 मोबाइल टेस्टिंग यूनिट की जा रही है, और 400 से बढ़ा के सर्विलेंस टीमों की संख्या अगले 2 दिनों में 1000 की जा रही है। तो स्टैंडर्ड 2Q एंटीजन 1500 प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया है। एंटीजन आ गए हैं, टेक्नीशियन बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे जल्दी टेस्ट करके मरीजों को जल्दी ट्रैक करने में भी आसानी होगी, जिससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। तो अब स्थिति जो है वो अगले 2-3 दिन में नियंत्रण। कानपुर के विष्णु
थाना अंतर्गत घर के अंदर मिला महिला का शव और हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम ने डेड बॉडी को अपने पास लेकर जांच की बात कही है। कानपुर विधनु थाना अंतर्गत घर के अंदर एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसमें हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें, घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है और प्राथमिक जांच में जुट गई है। सीओ घाटमपुर ने घटनास्थल की जांच की है। 4 वर्षीय मासूम पोती के साथ में रहने की बात सामने आई है। बिंदु इलाके में आज सुबह मासूम पोती के साथ रह रही महिला का घर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची बिंदु पुलिस ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हुए मौके पर फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम को बुलाते हुए घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की बात कही है। नरवल में रहते हैं। सुबह हमको फ़ोन मिला भाई से कि माता जी को वहाँ देख ले जाके कॉलोनी में, देखो बिटिया रो रही है, माता जी को कुछ हो गया है क्या। जब वहाँ से हम लोग आए तो यहाँ देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में उनकी बिटिया बड़ी वाली रहती थी, तो उसने बताया कि हमारे मामा ने मतलब बेलन से ईंटों से तकिया में मुंह में रख के उसके बाद मारा है उसे। मामा यहीं रहते हैं हंसपुर में। उनका क्या नाम है? उनका नाम है भोला शुक्ला। तो ये आपकी माता जी अकेले ही रहती थी? अकेले रहती है। 5-6 रोज पहले उसके छोटे वाले भाई की बौरिया गई थी दिल्ली, उसको ले गया था वो। उसमें कुछ नहीं है, आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई हुआ करती थी और उसी में आकर के इसने ये ऐसा हरकत किया है। आज सुबह थाना बिधनु क्षेत्र में एक वृद्धा इंद्राणी देवी उम्र 55 साल के हत्या की सूचना आई। थाना बिधनु एवं मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा घटना को मौके पर आया गया, घटना को देखा गया। प्रथम दृष्टया कि घर में अंदर जाने का गेट सुरक्षित पाया गया और महिला की जो नतनी है जो उसके साथ रहती थी उसके द्वारा घटना को एक पर्ची द्वारा कायद किया जाना बताया गया। सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं इटावा के। इटावा जनपद में स्वास्थ्य विभाग के चलते अवैध रूप से बिना मानकों की बड़ी मात्रा में चल रहे हैं हॉस्पिटलों में लापरवाही के चलते आए दिन किसी न किसी को मरने को लेकर होता रहता है हंगामा। क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। इटावा जनपद में स्वास्थ्य विभाग के चलते अवैध रूप से बिना मानकों की बड़ी मात्रा में चल रहे हैं हॉस्पिटलों में लापरवाही के चलते आए दिन किसी न किसी के मरने को लेकर होता रहता है हंगामा। इटावा जनपद में आज ऐसा ही मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में ITI चौराहे के पास मैक्स हॉस्पिटल में 22 वर्षीय दीप्ति की मौत के कारण सामने आया। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही बताते हुए हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया, जिससे मौके पर पहुंची थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की पुलिस। वहीं महिला के पति हरेंद्र कुमार निवासी थाना बकेवर ग्राम भवानीपुर ने बताया, बाइक से नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती करने के बाद सैफई रेफर कर दिया गया था, लेकिन हमने मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराया, जिससे आज डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी पत्नी की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर ने बताया मरीज को सुबह ही रेफर कर दिया गया था। एक मामला हुआ है महिला की, क्या सर पूरा मामला है? एक्चुअली पेशेंट था, RTA केस था, ठीक है। पेशेंट की मोटरसाइकिल से दोनों हस्बैंड वाइफ की एक्सीडेंट हुई थी। जो हस्बैंड था उसकी ज़्यादा इंजरी नहीं है, उसकी सुपरफिशियल इंजरी है, उसको हमने कवर अप कर लिया। जो लेडीज़ थी जो कि आपकी 20 तारीख को शाम को 5 बजे आई थी, उसकी हेड इंजरी थी, सीवियर हेड इंजरी थी, क्लॉट भी जमा हुआ था, सबक्यूटेनियस क्लॉट था। उसको हमने काफ़ी कवर अप करने की कोशिश की, बट कंडीशन ये थी कि यहाँ पे क्या कहते हैं क्लॉटिंग सब जितना डिजोल्व कर पाते थे हमने कर दी। कंडीशन ये थी कि वो एट अ टाइम सुबह 9 बजे करीब एस्पिरेट कर गई, गैस्पिंग हुई उसको थोड़ी। जब क्लॉटिंग जब होती है माइंड में तो जब हाइपोक्सिया होता है, जो कि अपन कहते हैं कि नहीं सांस ली नहीं जा रही है, उसके साथ में वो कंडीशन हुई, गैस्पिंग की। हमने पूरी कोशिश की उसको फिर यहाँ पे कंट्रोल करने की, कंट्रोल हमसे नहीं हुई। उसके बाद हमने उसको रेफर कर दिया। डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं रही, डॉक्टर ने पूरा ट्रीटमेंट दिया उसको। मैंने उनके पूरे परिवार को मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी है, CCTV सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग दिखा दी है। परिवार की कोई ना उनके क्या कहते हैं डॉक्टर की कोई कमी रही है, ना स्टाफ की कमी रही है। स्टाफ ने जब ट्रीटमेंट देना था उन्होंने स्टाफ ने तब ट्रीटमेंट दिया है। डॉक्टर रात को यहाँ से सुबह 4 बजे गए हैं देखने के बाद में, ये सुबह 4 बजे गए हैं।
सर चक्के क्यों रहा है इसको सिर्फ रेफर नहीं कर दिया, गंभीर नहीं थी, वापस ले आए। गंभीर नहीं थी। एक्चुअली क्या है, कोरोना रिपोर्ट के चलते हुए सैफई में कोई एडमिट नहीं कर रहा है। ठीक, हमने यहाँ पे जितना कंट्रोल करना था हमने कंट्रोल किया। जब हमारे हाथ से निकल गया केस तो हमने उसको रेफर कर दिया। उसकी डेथ यहाँ नहीं हुई है। रेफर कब किया आपने? रेफर सुबह 9 बजे। जब उसकी 9 बजे तो आप कह रहे खत्म हो। नहीं, उसकी डेथ हुई है 9:35 पे। हाँ, जब यहाँ से रेफर हो चुकी है, जब उसको रेफर कर दिया उसके बाद में वहाँ उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है रास्ते में। जब उसको रेफर किया हमने आगरा के लिए, तो यहाँ से मतलब निकल गई थी, यहाँ से निकल गया। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं खुद। बात करते हैं इटावा के। कचहरी में जमकर लात घूसे और चप्पल से पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी हां, कचहरी में जमकर चले लात घूसे और चप्पल पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मामला इटावा कचहरी परिसर में हुए अधिवक्ता तथा निलंबित उप निरीक्षक द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ की गई मारपीट का है। कचहरी में जमकर चले लात घूसे चप्पल जूते पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इटावा कचहरी परिसर में हुए अधिवक्ता तथा निलंबित उप निरीक्षक द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने भी युवक के साथ जमकर मारपीट की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा उचित जांच के दिशा निर्देश भी दिए गए थे और कहा गया था कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, कचहरी परिषद में अधिवक्ताओं द्वारा मतलब युवक के साथ मारपीट की गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक निलंबित सब इंस्पेक्टर विजय प्रताप हैं, जो पूर्व में कई बार निलंबित हो चुके हैं और इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है। वर्तमान में इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन चल रहा है। इनके द्वारा अपने अधिवक्ता से मारपीट की गई और इसके बाद कुछ अधिवक्ताओं ने भी इनके साथ मारपीट करी। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके जो भी चीज़ निकलेगी उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी सर किसी पे कार्रवाई की गई है क्या? उसमें अभी कुछ पक्षों से हम लोग हिरासत में हम लोगों ने कुछ लोगों को लिया हुआ है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे। तब तक हमें हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आपका सीधा सरोकार। तब तक के लिए नमस्कार।